नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहनें, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। वहां क्राइम ब्रांच ने एक होटल पर छापा मारकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। बताया गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 18,000 रुपए में बेच रहे थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर क्राइम ब्रांच ने एक होटल पर छापा मारकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। बताया गया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वहां पर टीम पहुंचती है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए जाते हैं। बताया गया कि आरोपी रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 18,000 रुपए में बेच रहे थे। दिवाकर हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है मुंबई से। दिवाकर, जो ये 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, इनके बारे में क्राइम ब्रांच और सारी जानकारियां निकाल रही है, लेकिन जिस तरह से क्राइम ब्रांच ने गोरेगांव के एक होटल में और साथ ही साथ साकी नाका के एक होटल में 2 इलाकों में छापेमारी की, यूनिट 12 की टीम जो है वो उन्हें ये जानकारी मिली थी अपने सूत्रों से कि कुछ लोग जो है बड़ी संख्या में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो कालाबाजारी करने की फिराक में है। जिसके बाद इस जानकारी के बाद तुरंत जो है क्राइम ब्रांच की टीम ने एफटीए की टीम के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें एक महिला भी शामिल है। साफ तौर पर ये जानकारी जो मिल रही क्राइम ब्रांच से कि एक आरोपी जिसका नाम शुभम आशीष है और साथ ही साथ दूसरी जो महिला है, ये दोनों मिलकर ये रैकेट चला रहे थे, कालाबाजारी कर रहे थे। जांच में ये बात भी सामने आई है जसप्रीत कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये इंजेक्शन कहां से लाए गए थे। इनके पास जो मिले हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये इंजेक्शन लाया गया था, कहां कालाबाजारी होनी थी, किसको दिया जाना था, ये तमाम जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। लेकिन सबसे अहम चीज़ की जब से महाराष्ट्र में हालात खराब हुए हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी पड़ने लगी है, इसको देखते हुए मुंबई के जो आला अधिकारी है पुलिस के, उन्होंने क्राइम ब्रांच और पुलिस के अन्य अधिकारियों को आदेश दिया था कि कार्रवाई की जाए। 23वीं कार्रवाई ये की गई है कालाबाजारी के खिलाफ जो है। खासतौर पर पूरे मामले की जांच जो है क्राइम ब्रांच कर रही है इस वक्त जसप्रीत। बिल्कुल दिवाकर, और बड़ी बात यह है कि संकट का समय है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना मरीजों को दिया जाता है उनके इलाज के लिए, और ऐसे मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग मुनाफे की सोच रहे हैं, लोगों की जान को आफत में डालकर। बिल्कुल जसप्रीत, इससे पहले क्राइम ब्रांच ने जोगेश्वरी इलाके में भी कार्रवाई की थी। 12 से 15 इंजेक्शन जो है वो बरामद किए गए थे, लेकिन बाद में जब पूरा जांच किया गया था तो उसमें 82 इंजेक्शन बरामद किए गए थे उससे पहले। और ये अब जो कार्रवाई की गई है, 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। एक इंजेक्शन की कीमत ब्लैक मार्केटिंग के जरिए 18,000 रुपए में बेची जा रही थी, यानी 2 से 3 गुना दाम जो है, जो जिनको ज़रूरत थी, जिनको बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता था मरीजों के लिए, उन्हें मजबूरी में ये खरीदना पड़ता था और उसी का ये फायदा ये आरोपी उठा रहे थे। और ऐसे में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि कुछ और जगहों पर छापेमारी चल रही है और हो सकता है कि आज या कल में कुछ और इंजेक्शन जो है वो बरामद। सुप्रीम कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद यानी 11 बजे कोरोना के नेशनल प्लान को लेकर सुनवाई होगी। कोरोना से देश के बिगड़ते हालात और मरीजों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लिया था और केंद्र को नोटिस जारी कर कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लान मांगा था। इसी मसले पर जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस S रविंद्र भट्ट की बेंच सुनवाई करेगी। खबर है कि केंद्र सरकार कोर्ट के सामने नेशनल एक्शन प्लान पेश कर सकती है। केंद्र सरकार कोर्ट को बताएगी कि ऑक्सीजन और दवाओं की सप्लाई और कमी को पूरा करने को लेकर सरकार की क्या नीति और तैयारी है।
साथ ही सरकार ये भी बताएगी कि वो किस तरह से हर नागरिक को कोरोना की वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है। विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विक्रांत, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, कुछ ही देर में सुनवाई होगी। देखिए, बिल्कुल पिछली सुनवाई पर क्योंकि कोर्ट में ये सवाल उठ गया था, कुछ वकीलों ने ये विरोध जताया था कि हाईकोर्ट अलग अलग मामले में इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और उनको सेंट्रलाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उनकी कोई ऐसी मंशा नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि एक सेंट्रलाइज प्लान हो जिसके मुताबिक देश भर में काम हो। और जिस तरीके से कोरोना का सेकेंड वेव आया है, ये काफी खतरनाक है, पूरा देश इससे प्रभावित हो रहा है। तो पूरे देश के लिए एक रणनीति होनी चाहिए किस तरीके से काम होगा। तो अब से कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई शुरू होगी और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार इस मामले में जो अपना ब्लूप्रिंट दिखाएगी, उसके आधार पर कोर्ट आगे के कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकता है। बिल्कुल विक्रांत, खुद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया था, तो क्या आज सरकार नेशनल प्लान पेश करेगी कोर्ट के सामने? देखिए, बिल्कुल इस मामले में कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान ये जानना चाहा था कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या कर रही है, कैसे ऑक्सीजन की कमी को दूर कर रही है, कैसे वैक्सीनेशन जो पूरा करवाना है उसकी कमी को किस तरीके से दूर कर रही है, और जिस तरीके से बाकी दिक्कतें सामने आ रही हैं उन सबको लेकर के सरकार के पास क्या एक्शन प्लान है, किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट करके, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके इन समस्याओं को दूर किया जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर के अब से कुछ देर बाद होने वाली सुनवाई में उम्मीद ये की जा रही है कि 11 बजे के करीब ये सुनवाई होगी। तो उस सुनवाई में ये जानकारी मिलेगी कि केंद्र सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और भविष्य में किस तरीके की कदम उठाने की वो कोई तैयारी में है। चलिए विक्रांत, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास अपडेट के लिए। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और उसकी कालाबाजारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज दोपहर 12 बजे सुनवाई होगी। इस सुनवाई के समय कोर्ट ने शहर के सभी ऑक्सीजन का कारोबार करने वाले लोगों को मौजूद रहने का आदेश दिया है। तो हाईकोर्ट पर सुनवाई होनी है दोपहर 12 बजे और अहम ये सुनवाई है क्योंकि जितने भी ऑक्सीजन का कारोबार करने वाले लोग हैं वो मौजूद रहेंगे और हमने देखा है कि किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है। अमित हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं। अमित, ये सुनवाई काफी अहम हो जाती है क्योंकि हमने देखा कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और सबसे ज्यादा मरीजों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है उनके परिजनों को। ऐसे में जो सुनवाई होने वाली है जिसमें कारोबारी भी मौजूद रहेंगे ऑक्सीजन के, काफी अहम हो जाती है। जी बिल्कुल, उनके कारोबारी जो हैं उन वकीलों के जरिए अदालत में अपनी दलील रखेंगे और क्या व्यवस्था है दिल्ली में, कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई का खाका तैयार किया गया है और जब वो प्रोडक्शन करते हैं उन्हें उचित सुरक्षा मिलती है या नहीं, और उन्हें रॉ मटेरियल कितनी देर में मिल रहा है, और रॉ मटेरियल मिलने के बाद ऑक्सीजन बनने के बाद उसके सप्लाई की प्रक्रिया क्या है, इस पूरे पहलू पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनेगा और उसके बाद कुछ अहम दिशा निर्देश जारी कर सकता है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट की ही बहुत ही सख्त टिप्पणी आई थी कि ऑक्सीजन सप्लाई प्रक्रिया में जो कोई भी रोक टोक करता है तो उसको फांसी भी दी जा सकती है। ये टिप्पणी थी दिल्ली हाईकोर्ट की और उसके बाद ये अहम सुनवाई है। हम ये उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर इन निर्माताओं के मद्देनजर अहम आदेश पारित हो सकता है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से। चलिए ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास। दिल्ली में कोरोना केस में कमी आई है लेकिन इस बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना की वजह से रिकॉर्ड 380 लोगों की जान चली गई है। कोरोना मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इस बीच 22,000 से ज्यादा मरीज अस्पताल से ठीक होकर घर लौट गए। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 से ज्यादा है। पॉजिटिविटी रेट 35% के पार पहुंच चुका है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 92,000 से ज्यादा है। कोरोना महामारी के इस हाहाकार के बीच देश की राजधानी दिल्ली का हाल बहुत बुरा है। दिल्ली एनसीआर में लोग अपने बीमार परिजनों को लेकर अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए पूरी दिल्ली में भटकते दिखाई दे रहे हैं। आलम यह है कि कहीं ऑक्सीजन नहीं तो कहीं बेड नहीं, कहीं दवा नहीं। हर जगह लंबी लंबी लाइन और बेबसी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। दिल्ली के अस्पताल एलएनजेपी के बाहर का मंजर ऐसा है कि हौसला टूटने लगता है। यहाँ एक पीड़ित परिवार का किस्सा सुनकर सर से पांव तक सिहरन दौड़ गई। यहाँ ऐसे ऐसे लोग नजर आए जो करीब दिल्ली के 10 से ज्यादा अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद आखिरी उम्मीद के तौर पर यहाँ आकर खड़े हो गए। यहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों की अपनी दुख भरी कहानी है और सभी का हाल एक जगह एक जैसा है क्योंकि इन सभी के मरीजों की हालत बहुत खराब है जिन्हें फौरन इलाज की सख्त जरूरत है।
मैं इसमें इलाज चल रहा था इनका, वहाँ से उन्होंने रेफ़र किया किसी भी अस्पताल में आप ले जाओ, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि बेड नहीं है हमारा खाली। नहीं ले रहे मैम बिल्कुल भी। मैम आधा घंटा आ गए, अंदर भी गए, बाहर जब डॉक्टर से बात की कह रहे हैं यहाँ नहीं, जबकि है वो कह रहे हैं कि बेड खाली नहीं है। मदर की मेरी शादी थी, मदर 2-3 दिन से फास्टिंग थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल वीकनेस हो रहा है। मैं अभी से 2-3 हॉस्पिटल लेके घूम चुका हूँ, यहाँ पे फर्स्ट एड करने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा है कि मैं देखूंगा ही नहीं पेशेंट को, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, फर्स्ट एड भी नहीं कर रहे हैं, कोई इंजेक्शन भी नहीं दे रहे, कुछ भी ऐड कर नहीं रहे, मतलब कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल। बाहर से बोल रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। कोरोना संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों में कोरोना की मौजूदा हालात पर चर्चा की। इस बीच पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में भारत का साथ देने के लिए जो बाइडेन का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के बीच वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, जरूरी दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरण की सप्लाई को लेकर चर्चा हुई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भरोसा दिया कि संकट की इस घड़ी में अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका वेंटिलेटर्स और दूसरे जरूरी उपकरण भी भारत को देगा। साथ ही कोविशील्ड वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कच्चे माल को भी जल्द उपलब्ध करवाएगा। दोनों नेताओं के बीच ये भी बात हुई कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने और वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए भारत अमेरिका के कितने बड़े साझेदार साबित हो सकते हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये भी तय हुआ कि कोरोना संकट से निपटने के लिए दोनों नेता लगातार एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। एक रोज पहले एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन से बातचीत की थी, जिसके बाद अमेरिका वैक्सीन के कच्चे माल के निर्यात पर लगी रोक को हटाने के लिए तैयार हो गया था। President spoke today with Prime Minister Modi of India, commending that the United States and India will continue to work closely together in the fight against COVID. इस बातचीत के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ अच्छी बातचीत हुई। हमने कोरोना संकट की वजह से दोनों देशों में बदले हालात पर चर्चा की। मैंने भारत को सहयोग देने के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का आभार जताया। मैंने वैक्सीन के लिए कच्चे माल और दवाइयों की सप्लाई के मुद्दे पर भी बात की। भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना के संकट का सामना कर सकेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी पीएम मोदी के साथ हुई बातचीत के बाद ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आज मैंने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बात की और कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आपातकालीन सहायता और संसाधन प्रदान करने के लिए अमेरिका की पूर्ण समर्थन का वादा किया। भारत हमारे लिए मौजूद था और हम उनके लिए खड़े रहेंगे। देश में कोरोना के केस में कमी दर्ज की गई है। कल के मुकाबले आज 30,000 केस कम दर्ज किए गए हैं। लगातार छठे दिन एक दिन में 3,23,144 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि इस बीच 2,771 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के नए केसों की संख्या में भले ही कुछ कमी देखने को मिली हो, लेकिन कोरोना से हो रही मौत की रफ्तार धीमी नहीं पड़ी है। 24 घंटे में करीब 2800 मौत हुई है। बीते दिन भी आंकड़ा इसी के पास था। तो एक दिन में केस जरूर कम हुए हैं, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो रिकॉर्ड छू रहा है। कल के मुकाबले अगर बात की जाए तो कोरोना की केसेस में लगभग 30,000 की कमी आई है, लेकिन 24 घंटे में 2,771 लोगों की मौत हुई है, जो कि चिंता की बात हुई है। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए तो काफी संख्या में लोग रिकवर भी हो रहे हैं और वैक्सीनेशन भी हो रहा है, क्योंकि कोरोना से इस जंग में वैक्सीनेशन ही विकल्प है। तो पिछले 4 महीनों में केस जरूर बढ़े हैं, लेकिन कल के मुकाबले आज केस कम हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने फैसला लिया है। भारतीय विमानों पर रोक लगाई है। जो भारत में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में सीधे आने वाले विमानों पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने रोक लगा दी है। 15 मई तक उड़ानों पर रोक लगाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने यह फैसला लिया है और बड़ा फैसला है। भारतीय विमानों पर रोक लगाई गई है। माना यह जा रहा है कि जो भारत में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए सीधे आने वाले विमान पर रोक लगाई गई है। और ये जो उड़ानों पर रोक है, ये 15 मई तक रहेगी। 15 मई तक सीधे भारतीय विमान वहां पर नहीं जा पाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने यह बड़ा फैसला लिया है। भारतीय विमानों पर रोक लगाई गई है।
तो कई देश मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कि अब ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय विमानों के सीधे आने पर रोक लगा दी है। बढ़ते हैं आगे। पिछले कई दिनों के बाद महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या के साथ इस बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो वहां कोरोना के 48,000 से ज्यादा मरीज सामने आए और 524 लोगों की मौत हुई है। एक दिन में करीब 72,000 मरीजों को इलाज के बाद घर भेजा गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 3,876 केस मिले हैं, वहां 71 लोगों की मौत हुई है। वहीं पुणे में 6,000 से ज्यादा केस मिले हैं और 151 लोगों की मौत हुई है। पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या 6,74,000 से ज्यादा है और अब तक इस महामारी की चपेट में आकर 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बाद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। इसके बावजूद सब्जी मंडियों में भीड़ उमड़ पड़ी है। मुंबई में कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम जरूर होने लगे हैं, लेकिन जो कुछ जगहों पर जो भीड़ की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, वो इन आंकड़ों को बिगाड़ सकती हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादर की सब्जी मंडी में, जहाँ पर हर दिन इसी तरह की तस्वीर, भीड़ वाली तस्वीर नजर आती है। बेहद ही डराने वाली ये भीड़ है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नाम मात्र की भी नहीं होती है। सबसे अहम चीज यही है कि कोविड के नियमों के पालन में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है, लेकिन यहाँ पर लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग जरा सी भी नहीं होती और जो संक्रमण फैलने की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। हालांकि जो केसेज हैं वो जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन अगर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, ये जो कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अगर ये इसी तरह से जारी रहा तो उन आंकड़ों को एक बार फिर से बिगाड़ सकती हैं। और सबसे अहम चीज़ कि मुंबई में जो हालात अब बेहद धीरे धीरे जो है वो सुधरने लगे हैं, कोरोना के केसेज कम होने लगे हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि हालात फिर से बिगड़ सकते हैं अगर इन तरह की तस्वीरों पर रोक जल्दी नहीं लगाई गई, जल्द ही इसको लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया। सबसे अहम चीज़ कि पुलिस की तैनाती इस मार्केट में जरूर है, SRPF के जवानों की यहाँ पर तैनाती जरूर है, लेकिन व्यवस्था देखने के लिए, ना कि कार्रवाई करने के लिए। सबसे अहम चीज़ ये कि ये कार्रवाई का अधिकार BMC को है। BMC के अधिकारी अगर चाहें तो इस मार्केट को लेकर फैसला कर सकते हैं। इस मार्केट को अलग अलग जगहों में शिफ्ट किया जा सकता है, जैसा कि पिछले लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला था, लेकिन इस बार अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है और इसी के चलते हर दिन इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। और जो भीड़ है, सबसे अहम चीज़ ये कि भीड़ को कहीं ना कहीं लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। जब तक जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो वो भी कोरोना के संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। राजस्थान में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में एक दिन में 16,438 नए केस दर्ज किए गए हैं। कोरोना से एक दिन में 84 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 6,416 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। राजस्थान में अब एक्टिव केस 1,46,000 हो गए हैं। जयपुर में एक दिन में सबसे ज्यादा 2,878, जोधपुर में 1,711, अलवर में 1,621 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। भारतीय सेना और उसके जवानों की काबिलियत और जाबाजी पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, लेकिन सेना के लोग हर मुसीबत के वक्त जिस जाबाजी के साथ अपने हुनर का परिचय देते हैं, तो हर सुनने वाला सैल्यूट देने में जरा भी देर नहीं लगाता। इस कोरोना महामारी की दूसरी तबाही भरी लहर के बीच भी सेना की जाबाजी का ऐसा ही एक वाकया सामने आया। भारत और पाकिस्तान की सीमा से सटे सरहदी इलाके बाड़मेर से, जहां भारतीय सेना के सिर्फ 40 जवानों ने महज 3 घंटे के भीतर ऑक्सीजन वाले 100 बेड का अस्पताल बना दिया। देर रात 9 बजे शुरू हुए ऑपरेशन को महज 3 घंटे में पूरा कर अत्याधुनिक सुविधाओं वाले अस्पताल को तैयार करके जिला प्रशासन के सुपुर्द कर दिया। सेना ने जिला अस्पताल के पास कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय एवं बालिका छात्रावास भवन में बनाए गए इस अस्पताल में उन कोरोना मरीजों को रखा जाएगा जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को रिक्वेस्ट किया था 100 बेड लगाने के लिए, तो 100 बेड पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लगाए थे एंड काफ़ी अच्छा सेटअप था, बट चूँकि शहर से काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण और कुछ समस्याएं थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम वो सारे बेड शिफ्ट करके इस हॉस्टल के अंदर लगा सकें। ये बालिका छात्रावास एक तो ये वाला है और बाकी अपने कस्तूरबा गांधी वाले, दोनों मिला के
अभी आर्मी के द्वारा 100 बेड्स की व्यवस्था की जा रही है, जो इन्होंने पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में व्यवस्था की उसी को इधर शिफ्ट किया है। उसका कारण ये रहा कि वहाँ थोड़ी दूरी ज़्यादा पड़ती थी, तो लॉजिस्टिक है, ह्यूमन रिसोर्स को वहाँ डिप्लॉय करना थोड़ा मुश्किल होता था। अभी यहाँ पे डॉक्टर्स है जो मतलब आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हॉस्पिटल का एक्सटेंशन ही हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का विस्तार हो गया है कि 100 बेड हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं एक साथ, ये सेना के सहयोग से। हरियाणा के जींद में एक डॉक्टर मरीज को इलाज के लिए गोद में उठाकर दौड़ पड़े। बताया गया कि उस महिला की हालत काफी गंभीर थी और आरोप है कि उसे अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद डॉक्टर रमेश पांचाल नाम के डिप्टी सिविल सर्जन उस महिला की मदद के लिए आगे आए। वो उसे गोद में उठाकर अस्पताल के अंदर ले गए और स्ट्रेचर पर उस महिला को लिटाकर इलाज के लिए भेजा। इस बीच अस्पताल के कई कर्मचारी उनके पीछे चलते दिखाई दिए। इस घटना की वीडियो को कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट किया और इसके लिए डॉक्टर की तारीफ की। देश की औद्योगिक इकाइयां महामारी के इस दौर में खुले दिल से लोगों की मदद कर रही हैं। स्टील सेक्टर जहां दिन रात ऑक्सीजन के उत्पादन में जुटा है, तो वहीं हमारे और आपके बीच से ही कई लोग कोरोना काल में मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। मुसीबत की इस महामारी में मदद का हर हाथ उन लोगों की जिंदगी बचाने का काम कर रहा है जो कोरोना की वजह से अस्पताल या घर में सांसों की जंग लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ पीएम मोदी ने देश को एकजुटता का जो मंत्र दिया, अब उसका असर दिखने लगा है। मुश्किल भरे इस दौर में उद्योग जगत से लेकर आम नागरिक तक ऐसे सुपर हीरो सामने आ रहे हैं जिन्हें महामारी से लड़ने वाला नायक कहा जा सकता है। मदद चाहे प्रत्यक्ष हो या फिर परोक्ष ही क्यों ना, इस वक्त रोशनी की एक अदद किरण भी हौसला बढ़ाने का काम कर रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल महामारी की मुश्किल घड़ी में अहम किरदार बनकर सामने आया है। पीएम मोदी की अपील के बाद इस संस्थान ने ऑक्सीजन सप्लाई का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना से बेहाल हो चुके कई राज्यों को जीवनदायिनी ऑक्सीजन मुहैया हो रही है। दरअसल सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से पीएम की अपील के बाद मोर्चा संभाला स्टील मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जिन्होंने दिन रात एक कर स्टील कंपनियों को एकजुट किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्टील सेक्टर ने अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन देश को मुहैया करा दी। 24 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक स्टील सेक्टर की वजह से देश के लिए 3,474 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन मुहैया कराई जा चुकी है। दरअसल स्टील उद्योग में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर कुल 33 प्लांट हैं जो इस वक्त मिशन ऑक्सीजन में जुटे हुए हैं। इनमें लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की उत्पादन क्षमता 2,834 मीट्रिक टन है, लेकिन नाइट्रोजन और ऑर्गन का उत्पादन कम करके इन सभी कंपनियों ने देश हित में मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन की क्षमता को बढ़ा दिया है। 24 अप्रैल तक देश के अलग अलग राज्यों में 2,894 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टील प्लांटों से भेजी जा चुकी है। स्टील प्लांटों में क्षमता से ज्यादा उत्पादन तभी संभव हो सका है जब इन प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी सातों दिन 24 घंटे काम में जुटे हैं। इन प्लांटों में न सिर्फ ऑक्सीजन के सिलेंडरों को भरा जा रहा है, बल्कि राज्यों और हॉस्पिटल को ऑक्सीजन सप्लाई में भी ये अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक एक जान की कीमत समझने वाले इस सेक्टर में सबसे बड़ा योगदान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल का ही है। दावा किया जा रहा है कि भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और बर्नपुर में लगातार मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन और सप्लाई बढ़ती जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक सेल से मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना सप्लाई 800 टन से भी ज्यादा पहुंच सकती है। उधर देश का पेट्रोलियम मंत्रालय भी महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग में पीछे नहीं है। तेल क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों ने देश भर में 93 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की शुरुआत कर दी है। इन प्लांट के जरिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई को और आसान किया जा सकेगा। वहीं पंजाब के लुधियाना शहर में वर्धमान स्टील प्लांट ने भी कोरोना काल में मोर्चा संभाल रखा है। यहां क्षमता से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि स्टील प्लांट ने अपने पहले के तमाम काम छोड़कर अपनी सारी ताकत ऑक्सीजन के उत्पादन में लगा दी है।
जिसका असर ये हुआ कि अब 1000 की जगह 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। इनकी अपनी इन हाउस प्रोडक्शन थी फॉर देयर प्लांट, बट इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोच के रातों रात जो है इसका लाइसेंस लिया मेडिकल ऑक्सीजन का, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उन प्रोसेसेस को फॉलो करते हुए इन्होंने अब इस कैपेसिटी में आ गया कि हर रोज़ 1500 सिलेंडर्स जो है हमें मेडिकल ऑक्सीजन के दे रहे हैं। इट्स ए ग्रेट हेल्प। कोरोना काल की इस घड़ी का मुकाबला करने के लिए गुजरात के वापी में 5 कंपनियां भी आगे आई हैं। खास बात यह है कि ये कंपनियां पहले ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं करती थीं, बल्कि इन कंपनियों में नाइट्रोजन का प्लांट लगा है। लेकिन ये कंपनियां थोड़े बदलाव के साथ ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में जुट गईं। ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन प्लांट इमीडिएट बनाना, ऑर्डर करना मुश्किल होता है। वो टाइम पे एग्जिस्टिंग प्लांट जो अभी यूपीएल में चलता था प्रोडक्शन के लिए, उसको बंद करके उसको नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करके पूरा प्लांट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है और 3-4 दिन में वो प्लांट उधर चालू हो जाएगा। वापी में जो दूसरा लीडिंग इंडस्ट्रीज है वो लोग भी इसमें ट्राई कर रहे हैं और मोस्टली बहुत सा कंपनी इसमें आगे आएगा। इसमें आरती इंडस्ट्रीज, मोदी सन, एसआई इंडस्ट्रीज ने ये इनोवेशन करने का हमारे से बात भी किया है। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे ही लोगों की है जो ना सिर्फ सकारात्मक रवैये के साथ देश की मदद करें, बल्कि उन लोगों के लिए भी उम्मीद की किरण बने जो इस वक्त एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोरोना की इस महामारी के सबसे मुश्किल दौर में जब लोग अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं, ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज से बेगानों को अपने बनाने की खबर सामने आ रही है, जो हौसला भी देती है और भरोसा भी कि कभी अभी इंसानियत जिंदा है। प्रयागराज में एक शख्स ऐसा है जो परेशान और जरूरतमंद लोगों की मदद करके मसीहा साबित हो रहा है। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला यह शख्स लोगों को मदद पहुंचाने के लिए रमजान के पाक महीने में रोजे तक भी नहीं रख पा रहा। फैजुल नाम का यह शख्स कोरोना के मुश्किल वक्त में गरीबों और दूसरे जरूरतमंदों को न सिर्फ मुफ्त में शव वाहन मुहैया करवा रहा है, बल्कि अनाथ लोगों की अर्थी को कांधा देकर उनका अंतिम संस्कार भी कर रहा है। फैजुल खुद गरीब परिवार से है, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों को मुफ्त में शव वाहन मुहैया करवाकर तमाम लोगों और सिस्टम को सरेआम आईना दिखाने का काम कर रहा है। कोरोना की महामारी के इस मुश्किल दौर में जब हर रोज प्रयागराज में दर्जनों मौतें हो रही हैं और शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाटों पर घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है, उस वक्त में फैजुल लोगों के लिए मददगार के रूप में सामने आया है। लिए नहीं सोचते कि हम कपड़ा बनवा लें, जूता पहन लें, ये सब नहीं सोचना है। सिर्फ जनता सेवा भाव में लगे रहते, उससे कोई पैसा नहीं लेते। देते रही हुआ, भंडारा हुआ, मिलाद हुआ, पानी पिलाना हुआ, टाली पे कहीं पानी चला जाए पानी घर घर देना हुआ, ये सब काम मेरा समाज सेवा। तो आप क्या इस पे सब धर्म के लोगों को लेके सब धर्म के लोगों को फैसिलिटीज फ्री देते हैं? हाँ, फ्री देते हैं। कब्रिस्तान पहुँचाना हुआ, शमशान घाट पहुँचाना हुआ, सबका काम मैं करता हूँ। भारत पर कोरोना के कहर को लगातार बढ़ते मरीजों के साथ ही ऑक्सीजन और अन्य जरूरी चीजों की कमी ने और गहरा दिया है। हालांकि कोरोना से जूझ रहे भारत की मदद के लिए दुनिया भर के कई देश भारत की मदद के लिए आगे आए हैं। इसी कड़ी में यूनाइटेड किंगडम से भी एक शिपमेंट आज सुबह भारत पहुंचा है। इस शिपमेंट में 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भारत में आए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम से आज सुबह 100 वेंटिलेटर और 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत पहुंचे हैं।